मुंबई शहर में 26 नवंबर 2008 की रात, जब पूरा शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, उसी वक्त अरब सागर के बीचों बीच एक छोटी सी नाव धीरे धीरे मुंबई की तरफ बढ़ रही थी। इस नाव का नाम था कुबेर। कुछ दिनों पहले तक यह मछुआरों की एक साधारण नाव थी, लेकिन आज यह मौत का सामान ढो रही थी। रात का अंधेरा गहरा था, हवा में हल्की ठंडक थी और समुद्र की लहरें उस नाव से टकराकर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थीं। उस नाव में बैठे 10 लोग बिल्कुल खामोश थे। उनके चेहरों पर ना कोई डर था और ना ही कोई हिचकिचाहट, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडापन था, जैसे उन्होंने अपने अंदर की हर भावना को पहले ही मार दिया हो। उनके हाथों में भारी बैकपैक थे। इन बैग्स में सिर्फ कपड़े नहीं थे, इनमें AK-47 राइफलें, RDX, ग्रेनेड, मैगजीन्स और एक ऐसा खौफनाक प्लान छुपा था जो कुछ ही घंटों में पूरे देश को हिला देने वाला था। जैसे ही वह नाव कोलाबा के मच्छीमार नगर के किनारे के करीब पहुंची, उनमें से एक ने धीरे से इशारा किया। सभी ने अपने अपने बैग कसकर पकड़ लिए। किनारे पर उतरते ही वे दो दो की टोलियों में बंट गए और शहर की अलग अलग दिशाओं में ऐसे घुल गए जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। उस वक्त मुंबई शहर की सड़कों पर वही रोज की हलचल थी। कोलाबा का लियोपोल्ड कैफे विदेशियों और युवाओं से खचाखच भरा था। गानों की आवाज और बियर के गिलासों के टकराने की गूंज थी। वहीं दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST रेलवे स्टेशन पर भीड़ अपने अपने घर लौटने की जल्दी में थी। ट्रेनों के अनाउंसमेंट की आवाजें स्टेशन पर गूंज रही थीं। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। अचानक लियोपोल्ड कैफे और CST स्टेशन पर रात की उस शांति को चीरते हुए गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। पहले लोगों को लगा शायद कोई पटाखा फूटा है या कोई गैंगवार है, लेकिन कुछ ही सेकंड में जब शीशे टूटने लगे, खून जमीन पर बहने लगा और चीखें सुनाई देने लगी, तब लोगों को समझ में आ गया कि यह कुछ बहुत भयानक है। CST स्टेशन पर जो 2 लड़के अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वे मशीन की तरह ट्रिगर दबा रहे थे। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, गिरने लगे, एक दूसरे को कुचलते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग बेंच के नीचे छुप रहे थे तो कुछ अपने परिवार वालों को आखिरी कॉल कर रहे थे। उस समय किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय शहर के दूसरे हिस्सों में भी हमला शुरू हो चुका था। मुंबई की शान माने जाने वाले ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और यहूदियों के केंद्र नरीमन हाउस में भी गोलियों और धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं। ताज होटल के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। जहां कुछ देर पहले शैंपेन खुल रही थी, वहां अब खून बिखरा था। आतंकियों ने चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाना शुरू किया और कई लोगों को बंधक बना लिया। मुंबई पुलिस और ATS समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कितने लोग हैं और हमला कहां कहां हो रहा है। पूरी मुंबई में ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई सेनाओं ने हमला कर दिया हो। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे खतरनाक हिस्सा गोलियां नहीं थी, वह था उनका कम्युनिकेशन। ये 10 हमलावर अकेले काम नहीं कर रहे थे। उनके हर कदम के पीछे कोई था जो उन्हें मीलों दूर से निर्देश दे रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, भारतीय खुफिया एजेंसियों को कुछ अजीब सिग्नल्स इंटरसेप्ट होने लगे। ये सामान्य फोन कॉल नहीं थे, बल्कि इंटरनेट VoIP के जरिए हो रही बातचीत थी। साल 2008 में यह तकनीक आम नहीं थी और इसी वजह से इन कॉल्स की लोकेशन तुरंत ट्रैक करना नामुमकिन सा हो रहा था। हेडफोन लगाए बैठे भारतीय अफसर जब उस बातचीत को सुन रहे थे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। पाकिस्तान के कराची में बैठे हैंडलर्स अपने आतंकियों को निर्देश दे रहे थे, कमरे में आग लगा दो, किसी को जिंदा मत छोड़ना, ताज की छत पर जाओ। सबसे खौफनाक बात यह थी कि हैंडलर्स टीवी पर चल रही लाइव न्यूज देख रहे थे। मीडिया जो कुछ भी दिखा रहा था कि पुलिस कहां से घुस रही है, कमांडो कहां उतर रहे हैं, वही जानकारी हैंडलर्स तुरंत ताज होटल में बैठे आतंकियों को फोन पर बता रहे थे। अब सोचने वाली बात यह थी कि एक तरफ पूरा शहर खून से लथपथ था और दूसरी तरफ कोई दूर बैठा इंसान इस पूरे हमले को वीडियो गेम की तरह कंट्रोल कर रहा था। यह एक ऐसी जंग थी जो सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि सूचना और तकनीक के स्तर पर लड़ी जा रही थी। जैसे जैसे रात बीत रही थी, हालात और गंभीर होते जा रहे थे। मुंबई पुलिस के कई जांबाज अफसर शहीद हो चुके थे, लेकिन इसी बीच गिरगांव चौपाटी पर कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत को इस हमले की जड़ तक पहुंचने का मौका दे दिया। एक स्कोडा कार में 2 आतंकी भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका। एक आतंकी मारा गया, लेकिन दूसरा कार से बाहर निकला और उसने अपनी AK-47 तान ली। तभी एक निहत्था पुलिसकर्मी तुकाराम ओंबले अपनी जान की परवाह किए बिना उस आतंकी पर बाघ की तरह झपट पड़ा। आतंकी ने ट्रिगर दबा दिया।
कई गोलियां ओम्बले के सीने को चीरती हुई निकल गईं, लेकिन उस जांबाज ने मरते दम तक आतंकी की राइफल का बैरल नहीं छोड़ा। उसी चंद सेकंड के समय में बाकी पुलिस वालों ने उस आतंकी को जिंदा पकड़ लिया। यह ऑपरेशन का सबसे बड़ा मोड़ था। उस पकड़े गए शख्स का नाम था अजमल कसाब। अगली सुबह तक दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG यानी ब्लैक कैट कमांडोज मुंबई पहुंच चुके थे। उन्होंने ऑन ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू किया। हेलीकॉप्टर से कमांडोज ताज और नारीमन हाउस की छतों पर उतरे। कमरों की तलाशी, सीढ़ियों पर गोलीबारी और हर पल मौत का साया। यह संघर्ष 1 या 2 घंटे नहीं, पूरे 60 घंटे तक चलता रहा। पूरे देश की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। हर नई खबर के साथ लोगों की सांसें रुक जाती थीं। ताज होटल के गुंबद से निकलता हुआ काला धुआं पूरे देश के सीने में सुलग रहा था। आखिरकार तीसरे दिन जाकर हालात पर काबू पाया गया। 9 आतंकी ढेर कर दिए गए थे, लेकिन 166 बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा चुके थे और 300 से ज्यादा घायल थे। कसाब के पकड़े जाने से उन सवालों के जवाब मिलने शुरू हुए जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता था। उसने बताया कि कैसे उन्हें लश्कर-ए-तैयबा के कैंपों में ब्रेन वॉश किया गया, कैसे उन्हें समुद्र के रास्ते भेजा गया और कैसे वे लगातार अपने आकाओं के संपर्क में थे। लेकिन फिर भी कुछ सवाल आज भी उस रात के धुएं में तैर रहे हैं। क्या उस रात इंटरसेप्ट किए गए सभी सिग्नल्स को पूरी तरह समझा जा सका? क्या कराची के उस कंट्रोल रूम में बैठे हर उस इंसान की पहचान हो पाई जो इस खून खराबे का मास्टरमाइंड था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी व्यवस्था इस नए तरह के हमले के लिए तैयार थी? आज भी जब 26 नवंबर की उस रात को याद किया जाता है तो सिर्फ AK-47 की तड़तड़ाहट और ग्रेनेड के धमाकों की आवाज ही नहीं सुनाई देती, बल्कि उन अनसुनी आवाजों की गूंज भी महसूस होती है जो कहीं दूर बैठकर वायरलेस सिग्नल्स के जरिए इस पूरे हमले को दिशा दे रही थी। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक रहस्य है कि आज की दुनिया में जंग सिर्फ मैदान में तोपों और टैंकों से नहीं लड़ी जाती। कई बार वह अदृश्य सिग्नल्स, बेतार की तरंगों और समंदर की लहरों के नीचे छुपे अनसुने आदेशों के जरिए भी लड़ी जाती है।